तो सुबह मैं आप लोगों को बता रहा था केमिकल काइनेटिक्स में दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आपने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन A प्लस बी से आपको बना रहा है C प्लस डी, ये है, ये आपका रिएक्टेंट है जो डिसअपीयर होगा और ये आपका प्रोडक्ट है जो अपीयर होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस DA बाई DT, ये लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, क्योंकि डिसअपीयरेंस है मतलब देयर इज ए नेगेटिव चेंज, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट A, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है A का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस A का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, जिसको हम लोग कहते हैं इलैप्स टाइम। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A फार्मूला। तो इसको आप जो है चाहे फार्मूला मान लो चाहे सिंबल मान लो, या आप जो है वर्ड में लिखो या ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक है। यहीं से आपको पकड़ना है कि टाइम अगर डिनोमिनेटर में है तो वो स्पीड है और ये नेगेटिव चेंज है मतलब वो रिएक्टेंट है, डिसअपीयर हो रहा है, किसका, A का। ऐसे अगर हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस DB अपॉन DT, दैट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT। आप ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। अब आप प्रोडक्ट पे चले गए यहाँ पे तो प्लस DC बाई DT ये होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्लस DD बाई DT। ये सभी हो गए और इन सब को चाहो तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब आपके इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस है। अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, A मोल A प्लस B मोल B गिव्स आउट C मोल C प्लस D मोल D, ऐसे लिख दो, तब भी यही होगा। इंडिविजुअल जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा यहां पर भी, अब आप कहेंगे ये जो A और B है यही है आपका क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि आपका नंबर ऑफ मोल को डिनोट करता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ऐसे आपका C और D भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर अगर मान लो ऐसे दे दिया तब क्या करेंगे, तो यहीं पर आपको समझना है कि एक होता है आपका इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो अब यहां पर इसके मोल का कोई यूज नहीं है, आप यहां पर भी वही लिखेंगे माइनस DA बाई DT। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, तो आप यहां पर भी वही लिखेंगे माइनस DB बाई DT। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट सब इसी पे चलेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। वर्ड मैंने इंडिविजुअल जानबूझ के लिखा है, अभी मैं आपको समझाता हूं उसका क्या मीनिंग है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो यहां पर भी होगा प्लस DC बाई DT, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, तो यहां पर भी होगा आपका प्लस DD बाई DT। तो आप कहेंगे सर यहां मोल नहीं था तो भी आप यही लिखे हैं, यहां मोल दिया हुआ है तो भी आप वही लिख रहे हैं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रेट निकालेंगे, इंडिविजुअल, तो उसके मोल का कोई यूज नहीं होता। यही मेन पॉइंट है। जब किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंडिविजुअल स्पीड निकालेंगे, इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस निकालेंगे, तो उसके मोल का कोई यूज नहीं होता। इसलिए इसका भी जो मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखा जो बिना मोल वाला जो था, मोल के साथ भी वही है। तो आप कहेंगे कि इस मोल का क्या यूज होता है? इस मोल का यूज तब होगा
जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूं। यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी। सोचो ये चारों मान लो अलग है। अगर ये चारों अलग हैं तो आपका यहां पर भी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू दी, नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, ये भी इक्वल नहीं है। सबका अपना अपना है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे मान लो 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, 50 स्टूडेंट का अपना अपना 50 रिजल्ट आएगा, सबका अपना अपना रिजल्ट आएगा। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिजल्ट, कि तुम्हारा भाई क्या रिजल्ट है। कोई कहेगा मेरा 81% बना, कोई कहेगा मेरा 78% बना, कोई कहेगा मेरा 68.2% बना, कोई कहेगा 92% बना। वो आपका इंडिविजुअल रिजल्ट है। लेकिन कोई बाहर का अधिकारी पूछेगा तो कहेगा आपकी क्लास 12 का रिजल्ट क्या है, तो हम किसका बताएंगे 50 में से? किसी का नहीं बताएंगे। बात समझ रहे हैं? फिर स्कूल का अपना एक रिजल्ट बनाएगा वो, कि इन 50 को मिला के क्या रिजल्ट बनता है, वो उसको बताएगा। और तुम में से किसी का रिजल्ट नहीं बताएगा। तुम में से किसी का रिजल्ट बताना है तो तुम अपना अकेले बताओ, इंडिविजुअल बताओ। तो उसी तरह से यहां पे होता है कि ये जो आपने लिखा है इनका इंडिविजुअल स्पीड है, इंडिविजुअल डिसअपीयरेंस या इंडिविजुअल अपीयरेंस है। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात जब करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इनके रिएक्टेंट को हम लोग इनका डिसअपीयरेंस अपीयरेंस जो है इसको इक्वेट करेंगे, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन या इक्विवेलेंट रेट इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन में, यहां पर आपका अब जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी दोनों को इक्वेट करो। तो इक्वेट कैसे करोगे? अब इक्वेट करने के लिए जो यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए बन जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब -1/a dA/dt इज नाउ इक्वल टू, यहां पे -dA/dt इज नॉट इक्वल टू dB/dt, बट -1/a dA/dt इज इक्वल टू -1/b dB/dt इज इक्वल टू +1/c dC/dt इज इक्वल टू +1/d dd/dt। ये देखो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन। मतलब ये इसके इक्वल हो गया, या ये इसके इक्वल हो गया, या ये इसके इक्वल हो गया, या ये इसके इक्वल हो गया, ये सब इक्वल है। अब आप कहेंगे सर नहीं समझे ये क्या इक्वल है, मैं समझाता हूँ। मैं ये समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा 2a + 3b गिव्स आउट 4c, राइट? ये मैंने लिख दिया एक नंबर। अब आप समझ जाएंगे 2a + 3b गिव्स आउट 4c। आप बताओ क्या इसके इक्वल है? 2a क्या 3b की इक्वल है, या क्या 2a 4c की इक्वल है? इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4। इनका मोल अलग है तो इक्वल नहीं है, राइट? लेकिन जो इनका मोल है उसी से हम इसको डिवाइड कर दें। ये 2 है तो बाई 2 कर दें, ये 3 है तो बाई 3 कर दें, ये 4 है तो बाई 4 कर दें। अब 1 = 1 = 1 बराबर हो गया। मतलब कि जब आप किसी रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक से, मोल से उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हो तो वो सारी वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। मतलब सबको डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू है यहां पे, ये जो वैल्यू है, अगर इसको डिवाइड ए या बी से कर देते हो तो ए और बी दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। और अगर जैसे यहां पे देखो 2a इज नॉट इक्वल टू 3b, कैसे मैं इसको और समझाता हूं। चलो मैं कहता हूं इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो। लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो आप कैसे लिखेंगे? -dA/dt। ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखो। चलो ठीक है,
माइनस डी बी बाई डी टी, अभी मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखो, ठीक है, प्लस डी सी बाई डी टी, ये मैंने लिख दिया। चूंकि इनका मोल इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं। आप कहेंगे सर हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, अब और समझो। जितने समय में ए का 2 मोल डिसअपीयर होगा उतने ही समय में बी का 3 मोल डिसअपीयर हो जाएगा। तो बराबर कहां हुआ, कहां इक्वल है? जितने समय में ये 2 मोल खर्च कर रहा है उतने ही समय में 3 मोल खर्च कर दे रहा है। तो क्या दोनों का खर्च करने का स्पीड एक है? और उतने ही समय में यहां 4 मोल अपीयर हो जा रहा है। तो क्या इसका अपीयरेंस इसका डिसअपीयरेंस बराबर है? जितने समय में ए का 2 मोल डिसअपीयर हुआ उतने ही समय में बी का 3 मोल डिसअपीयर हो गया, और तब जाके आपको 4 मोल सी मिला। या अगर हम किसी रिएक्शन में आपको दिखाएं, यहां देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, गिव्स आउट 2NH3। इस रिएक्शन को देखो, जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च होगा उतने ही समय में हाइड्रोजन का 3 मोल खर्च हो जाएगा, तिगुना, और आपको अमोनिया मिलेगा 2 मोल। मतलब आप इसका 1 मोल जब खर्च होता है तो इसका 3 मोल खर्च होता है, तो इसका 2 मोल बनता है। मतलब अगर हम टाइम एक ले लें कि भाई ये सारा रिएक्शन 1 मिनट में हो जाता है, तो इसका मतलब यहां पर 1 मिनट में 1 मोल खर्च हुआ, यहाँ 1 मिनट में 3 मोल खर्च हुआ, मतलब 1 मिनट में 1 मोल डिसअपीयर हुआ, तो उसी 1 मिनट में 3 मोल डिसअपीयर हुआ, उसी 1 मिनट में 2 मोल अपीयर हुआ। तो स्पीड बराबर कहाँ है? स्पीड अनइक्वल है। तो ये है आपका इंडिविजुअल, जो मैंने बोला कि ये 1 मोल डिसअपीयर हुआ है, 3 हुआ है, ये 2 हुआ। अब हम कहते हैं नहीं, ये तो समझ गए, अब आप बताइए इनको इक्वल कैसे करें, क्योंकि यहां पे 1 इज नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 2। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां जो कुछ भी है, मान लो ये 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो इसको बाई 1 कर दें, यहां 3 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो इसी मोल से डिवाइड कर दें, यहां 2 मोल डिसअपीयर हो रहा है बाई 2 कर दो। अब देख लो, अब सब कितने आ गए? 1 1 1, इक्वल हो गए। तो मतलब अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो जो स्पीड आएगी वो इंडिविजुअल होगी, और जब आप इनको डिवाइड कर दोगे उन्हीं के मोल से तो जो स्पीड आएगी उसको कहते हैं इक्विवेलेंट स्पीड, इक्विवेलेंट स्पीड या इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जब इनको डिवाइड कर दिया इन्हीं के मोल से, यहाँ पे देखो मोल ए था तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाई ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाई बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 1, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 2। मतलब उसी के मोल से हम उसको जब डिवाइड कर देंगे तो सारी स्पीड क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन। तो यहां पर भी वही मैंने किया था कि 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, 4 को 4 से, तो ये देखो सारे टर्म्स आपके बराबर हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन। अगर मैं यहां पे लिखूं कि लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे माइनस dN2 बाई dt। लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो आप लिखेंगे माइनस dH2 बाई dt। लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया प्लस dNH3 बाई dt। ये हो गया। ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनका मोल इक्वल नहीं है। तो अब इनको हमें करना है कि नहीं, इनको इक्वल करिए आप, तो ठीक है कर देते हैं। ये नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस है, इसी के मोल से इसको डिवाइड कर दो। चलो, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो डिवाइड बाई 1, तो अब आ जाएगा माइनस dN2 बाई dt। ये डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 1 बाई 3 dH2 बाई dt, यही हुआ ना। डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस 1 बाई 2 dNH3 बाई dt। अब ये इक्वल हो गया। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेट एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आया अभी भी?
नहीं समझे अभी भी? समझ में आया सबको? मतलब आप ये डिवाइड मत करो तो इंडिविजुअल स्पीड रहेगी, और जब डिवाइड कर दोगे उन्हीं के मोल से तो इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहां देखो, यहां मैंने ओवरऑल 1 किया तो ओवरऑल 1 करोगे तो यहां 1/1 हो जाएगा, ओवरऑल 3 किया मतलब 1/3 हो जाएगा, ओवरऑल 2 किया मतलब 1/2 हो जाएगा, वही तो आएगा। तो जो मोल है वो वहां पर बन गया। समझ में आए? अब प्रश्न है कि इसका यूज क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। तो दोनों में अंतर समझ में आया? इंडिविजुअल का मतलब समझ में आया? इंडिविजुअल में आपका ये जो मोल है इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस मोल का यूज कहां होगा? जहां पर आप इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे सुबह मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अच्छा, ये मजेदार चीज समझो, इक्विवेलेंट का मतलब समझो, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग है। तुम एक बस से यहां से रेणुकूट जा रहे हो, बस में बैठे हो, अक्सर तुम्हारे साथ घटना घटी हुई होगी, सब लोगों ने देखा भी होगा कभी न कभी, बस में या कार में या बाइक में या साइकिल से ही तुम जा रहे हो। मान लो तुम अपनी कार से जा रहे हो, बैठे हुए हो, तो तुम कभी कभी देखते होगे कि तुम्हारे बगल से एक बाइक वाला तुम्हारी कार के पैरेलल चल रहा है। कभी ऐसी घटना घटी है? अब हम तुमसे उसी कार में हम भी बैठे हैं और हम कहें कि भाई ये बताओ वो बाइक की स्पीड क्या है, तो क्या किया तुमने? बाइक की स्पीड पूछा गया, तुम बाइक पे हो नहीं, तुम्हें बाइक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अपने कार की स्पीड से तुलना कर दिए तो बाइक की स्पीड आ गई। यही यहां करना है, यही सारा खेल है यहां पे। नहीं समझे अभी भी? मतलब आपको कार की स्पीड पता है तो उससे तुलना कर लो कि अगर वो पैरेलल चल रहा है और तुम्हारी कार 80 की स्पीड में है तो बाइक भी 80 में चल रहा है, तुमसे थोड़ा पीछे रह जा रहा है तो 80 से कम है, और तुमसे आगे निकल गया तो 80 से ज्यादा है, तो तुम तो बाइक पे थे नहीं, तो कैसे बाइक की स्पीड जान गए? अपने कार की स्पीड से उसको कंपैरिजन करके। तो यहां पर भी वही है। सुबह मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मैं उस क्वेश्चन को पहले लिखता हूं, फिर मैं आपसे फिर से इस पे आता हूं, उस पॉइंट पे। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था सुबह, कि एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये था। मैंने कहा था, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है, जो 10 मिनट के बाद 10 मिनट्स के बाद वो बन गया आपका फाइनल कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आप हमको जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताओ, ये तो बताओ ही, हमको साथ में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन भी बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ, और रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। बोलो, यही क्वेश्चन था कि नहीं? यही क्वेश्चन था ना? अब मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूं, ध्यान से देखो। ये है तुम्हारी कार जिसमें तुम बैठे हो, तो अपने कार के बारे में तुम्हें सब पता है ना, कि कितनी स्पीड में चल रही है, वो तो स्पीडोमीटर दिखा रहा है ना। ये है तुम्हारी कार, ये है बगल में चलने वाला बाइक, ये है बगल में चलने वाला स्कूटर, ये है, ये दो चीजें। तो आप यहां नहीं हैं, आप यहां हैं, तो पहले आप अपना निकाल लीजिए कि क्या स्पीड है। जब तुम्हें अपना निकल जाए, कार की स्पीड पहले देख लो क्या है, जब तुम्हें कार की स्पीड पता चल जाए तब देखो बगल में ये अपना जो है मुंडी घुमा के कि बाइक जो है आगे जा रहा है पीछे जा रहा है पैरेलल है, स्कूटर आगे जा रहा है पीछे जा रहा है पैरेलल है, अपने वाले से तुलना करो। अगर एग्जैक्ट साथ चल रहा है तो जो तुम्हारी स्पीड है वही उसकी स्पीड है, तुमसे आगे निकल गया तो ज़्यादा है, तुमसे पीछे रह गया तो कम है। समझे? तो पहले तुम्हें यही चीज़ मैं सुबह बता रहा था तुमको कि जिसका इंफॉर्मेशन दिया है उसका मोल मत यूज करो, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल निकालोगे, अपनी कार की स्पीड निकालोगे, तो आपको वहां कोई कंपैरिजन नहीं करना है। यहां हाइड्रोजन का इनिशियल फाइनल तुमको दिया गया है, टाइम दिया गया है, और हाइड्रोजन की ही स्पीड आपको पहले निकालना है जिसका इंफॉर्मेशन है। पहले तुमसे मैंने पूछा कि बगल में जो बाइक चल रही है उसकी स्पीड क्या है, तो तुम खिड़की से तुरंत झांकने लगोगे? अरे पहले अपने कार की स्पीड देख लो,
जो कार की स्पीड पहले देखो। मैंने तुमसे कहा कि हाइड्रोजन का भैया ये सब चीज है, जरा नाइट्रोजन की स्पीड बताओ, तो पहले तुम अपनी जिस पे बैठे हो उसकी तो स्पीड पता कर लो क्या है, उसके बाद तुलना कर देना, मतलब इक्विवेलेंट कर देना, इक्वेट कर देना, अपनी कार को बाइक से इक्वेट कर देना। तो चलो मैं करता हूं, समझ में आया पॉइंट है। तो अब हम यहां पे लिखाते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। चलो, तो हाइड्रोजन माइनस DH2/dt, इसका क्या मतलब है, माइनस हाइड्रोजन का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस हाइड्रोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन elapsed टाइम। चलो निकालो, तो क्या हो गया, माइनस फाइनल कितना है 6 माइनस 10/10, इतना मिनट लगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस 4/10, तो आ गया आपका 4/10, तो आ गया 0.4 मोल पर लीटर पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके पास आ गया। ये तुम्हारी कार की स्पीड है जिस पे तुम बैठे हो। अब कह रहा है इसकी भी स्पीड बताओ। तो इसकी स्पीड, जैसे तुम कार में बैठे हो, तुम्हारे बगल से बाइक जा रही है, जगे रहो। जैसे कार में बैठे हो, बगल से तुम्हारी कार से बगल से बाइक जा रही है, तो हम तुमसे कहें कि बाइक की स्पीड बताओ, तो एक तरीका है कि कूद के चले जाओ, बाइक पे बैठ जाओ और देख लो भाई क्या स्पीड है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या था, अपनी कार में बैठे बैठे कंपैरिजन कर लो। हमने कहा कि हाइड्रोजन का इनिशियल फाइनल ए है, नाइट्रोजन की स्पीड बताओ, तो कूद के चले जाओ नाइट्रोजन पे। लेकिन जब नाइट्रोजन पे कूद के जाओगे तो यहां कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ना इनिशियल, ना फाइनल, ना टाइम, तो फिर कैसे करोगे। तो तुम्हारा ये जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन, उसी के साथ ये भी हो रहा है, ये अलग से नहीं जा रहा है। ये डिसअपीयर हो रहा है तो उसी के साथ ये डिसअपीयर हो रहा है, और इन्हीं से ये अपीयर हो रहा है। तो ये अलग नहीं है आपके रिएक्शन से, आपके रिएक्शन का ही हिस्सा है। हाइड्रोजन के साथ डिसअपीयर हो रहा है, ये अलग बात है कि हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस से ये 1/3 है, 3 टाइम्स कम है। तो बस इसी चीज को हमें पकड़ लेना है कि अगर वो 3 टाइम्स कम है तो हम इसकी कैसे स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे, अगर उसकी स्पीड 3 टाइम कम है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, समझो। देखो यहां पे अब हमको करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। बोलो हाँ है ना। अब देखो मैंने इक्वेट कर दिया। अगर इसी चीज को मैं फार्मूलेशन में लिखता तो क्या लिखता, ए आता, कहां गया, कहां गया ए देखो, ए आता, ए देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। वही सेम चीज, नहीं समझे। तो यहां पर मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन DH2/dt ए। और इसकी वैल्यू माइनस DH2/dt, यहां क्या है माइनस DH2/dt, माइनस DH2/dt की वैल्यू तुम निकाल चुके हो 0.4। तो अब यहां पे हम क्या कर दें, 1/3 इंटू 0.4। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया बताओ, 0.113, हाँ 13 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आ गया। दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ नाइट्रोजन। अब देख लो वहां 0.40 है, यहां 0.13 है, मतलब उसका 1/3 है जो स्पीड वहां है। ओके ओके, क्लियर हुआ है। अब आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब तो तुमको दो स्पीड पता लग गई, इससे तुलना करोगे, इसको इससे तुलना करोगे तो इसका ये डबल है, और इससे तुलना करोगे तो इसका ये 2/3 है ना। तो हम चाहे तो जिससे चाहे उससे निकाल लें। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 2 इंटू रेट ऑफ, या ऐसे कर देते हैं चलो, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन से पहले निकालते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस
ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये मैंने लिखा, लेकिन इक्वल नहीं होगा जब तक इसको 1/2 नहीं करोगे। 1/2 नहीं करोगे और 1/1 तो खैर है ही। तो अब आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मतलब प्लस DNS3/dt। तो 2 इधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, इंटू माइनस DN2/dt। इन शॉर्ट में अगर हम लिखें तो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस तुम निकाल चुके हो 0.13, तो आ गया 0.26 मोल पर लीटर पर मिनट। यही आंसर है। आपने तीनों चीजें निकाल दी इसमें जो पूछा गया था। जाओ तुम मुंह धो आओ, जाओ गो। गजब है यार बीमारी तुम लोगों को। जाओ, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो तीनों स्पीड अलग अलग आई। हाइड्रोजन की स्पीड कितना है 0.4, ये इंडिविजुअल है। ये नाइट्रोजन की स्पीड आई 0.13, इंडिविजुअल है। और ये हाइड्रोजन की स्पीड आई 0.26, सॉरी अमोनिया की स्पीड आई 0.26, वो भी इंडिविजुअल है। अब जरा इनके इंडिविजुअल स्पीड को ही देख लो, यहां क्या हो रहा है, इंडिविजुअल स्पीड को ही देखो। देखो यहां पे क्या स्पीड आई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इसकी कितनी स्पीड आई 0.4, सॉरी 0.4, 0.13, 0.26। इसका रेशियो निकालोगे तो 1:3:2। वही रेशियो है जो रेशियो यहां मोल का है, जो रेशियो यहां मोल का है वही रेशियो यहां पर आपका स्पीड का है। तो ये इनका क्या है, इंडिविजुअल स्पीड, इनकी इंडिविजुअल स्पीड है। लेकिन हमको निकालना है एक चीज और, वो कह रहा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर शुरू होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, वही बात जैसे तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आया तो ये तुम्हारा इंडिविजुअल रिजल्ट है और ये स्कूल का रिजल्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपसे हम पूछें कि नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस बताओ, आपने कहा 0.13, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस बताओ, आपने कहा 0.4, अमोनिया का अपीयरेंस बताओ, आपने कहा 0.6। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो तुमको 3 ठो दिख रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। किसको हम कह दें कि रेट ऑफ रिएक्शन है, किसको कह दें रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तो एक होता है ना, रिएक्शन एक है तो रेट ऑफ रिएक्शन एक आना चाहिए। ये इंडिविजुअल है, ये अलग अलग हैं, तो इनकी अपनी स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन रिएक्शन तो एक है, रिएक्शन इज वन। तो अगर रिएक्शन एक है तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन एक होना चाहिए। ए भी स्पीड है, ए भी स्पीड है, ए भी स्पीड है, लेकिन ये इंडिविजुअल स्पीड है। और हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि पूरे रिएक्शन की स्पीड बताओ, तो आप कह देंगे ये क्यों भाई, तो फिर ये क्या बुरा है, इसने कौन सा पाप किया है, तो इसने क्या कौन सा पाप किया है, इसको बोल दो। नहीं, इन तीनों को नहीं बोल सकते, रेट ऑफ रिएक्शन अलग निकलेगा। तो अब यही चीज आपने दिमाग में बिठाओ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस अलग कहानी है और रेट ऑफ रिएक्शन अलग कहानी है। मिक्स मत करो, मिक्स करोगे तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फिर कैसे निकले, समझ में आया मैंने पॉइंट क्या बोला। तुम्हारे क्लास में 61 स्टूडेंट हैं, 61 रिजल्ट आएगा। रेयर होगा किसी दो का रिजल्ट मैच करे, चाहे 0.1 से ही डिफरेंस आता है। 61 स्टूडेंट का 61 रिजल्ट। हमसे एक अधिकारी ने पूछा, सर आपके क्लास 12 का रिजल्ट क्या है, तो 61 में से किसका रिजल्ट बता दूं, और जिसका बता दिया वो कौन सा पुण्य किया है, जिसका नहीं बताया वो कौन सा पाप किया है। तो हमें ना एक्स का रिजल्ट बताना है, ना वाई का, ना जेड का,
हमको 12th का अपना एक रिजल्ट निकालना होगा 61 के रिजल्ट से, स्कूल का एक रिजल्ट बनेगा और वो हमको बताना है। इनको भेज दो, जाओ तुम भी जाओ। हाँ तुम तो कंटिन्यूएशन वाले हो, जाओ मुंह धो के आओ, पानी पी लो, नहा लो, धो लो, सब करके आओ, ठीक है। इस जवानी में देखो ये हाल है, 17-18 साल की उम्र है, यहां मैं 54 ईयर्स में चल रहा हूं। गजब। तो खैर समझ में आया सबको ये? क्या मैंने बताया पॉइंट? मैंने बताया कि इंडिविजुअल रेट अलग होता है। ए स्पीड है, ए भी स्पीड है, ए भी स्पीड है, हमको लेकिन पूरे रिएक्शन की एक स्पीड चाहिए। तो कैसे निकलता है? वो निकलता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी स्पीसीज डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है फार्मूला, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये है फार्मूला। इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन भी यही बनती है, इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए स्पीसीज पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब आपको एक गलती मैं आपकी बताऊंगा जो आप अक्सर करते हैं। ये है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन। अब सुबह मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की डिफिनीशन क्या बताई था? डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या बताया था? डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या बताया था? इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहां कहां है पर यूनिट टाइम? यहां कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस जो आपने पर यूनिट टाइम निकाला है ना, उसी को उसके मोल से डिवाइड कर दो, आपको रेट आ जाएगा। जैसे अगर हम, एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं नाइट्रोजन से रेट ऑफ रिएक्शन बताना पसंद करूंगा, ठीक है करो भाई। अब यहां कुछ नहीं लिखना, आर सिर्फ लिखना, स्मॉल आर। रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू, इससे करना है तो लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बाई 1। दूसरा कहता नहीं नहीं मुझे नाइट्रोजन पसंद नहीं, मुझे हाइड्रोजन पसंद है, ओके। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 कर दो। वो कहता है नहीं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया से मैं बताऊंगा, तो ओके कर लो, बाई 2 कर दो। अब 0.13 बाई 1, 0.40 बाई 3, 0.26 बाई 2, इसका आंसर आया 0.13, इसका आंसर आया 0.13, इसका आंसर आया 0.13 मोल पर लीटर पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन एक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सबका अलग है, अपीयरेंस अलग है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक है। अब हमसे कोई पूछेगा कि स्कूल का रिजल्ट बताओ, तो मैं ना तो ये बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि ये रिजल्ट। नहीं समझे? अभी भी समझ में आया ना? तो रेट तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो वहां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर यहां 1 है, किसी का मोल अगर 1 है, तो उसका जो डिसअपीयरेंस अपीयरेंस है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि डिवाइड बाई 1 रहेगा। और बाकी जिसका 1 नहीं है उसमें तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। समझ में आए? तो ये था आपका, ये जो इसमें एक पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। तो मैं जो है एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, आपको बस बताना है कि वो क्वेश्चन कैसे लगेगा। आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहा हूं, आप बस आपको बताना, ओरल कैलकुलेशन नहीं करना है। जो भी बताना चाहे अपना हाथ उठा देगा, मैं उससे पूछ लूंगा। रिएक्शन है P4 + 6H2
गिव्स आउट 4PS3। ध्यान दो सभी लोग, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा P4 + 6S2 गिव्स आउट 4PS3। द इनिशियल concentration of hydrogen is 10 mole per liter, which becomes 2 mole per liter in 10 minutes. Calculate rate of disappearance of hydrogen, rate of disappearance of phosphorus, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉस्फीन। PS3 को फॉस्फीन कहते हैं, फॉस्फीन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन। कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन? क्वेश्चन समझ में आया? हाइड्रोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का 10 मोल पर लीटर है, मतलब हाइड्रोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है। हाइड्रोजन का फाइनल कंसंट्रेशन हो जाता है 8 मोल पर लीटर। कितनी देर बाद? 10 मिनट्स के बाद। अब बताना है कि हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस, फिर ये बताओ, फिर ये बताओ, फिर ओवरऑल रिएक्शन बताओ। आ जाएगा? कौन बताएगा? बोलो, कौन बोलेगा? किसी को समझ में आया? कैसे करेंगे बताओ खड़े होके। हाँ बोलो, कैसे करोगे? पहले आप, हाँ तो ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 10 से, तो उसको आएगा 0.2 आएगा। तो फिर वो निकल जाएगा H2 का 6 मोल H2 का निकल जाएगा। नहीं सॉरी, H2 का निकलेगा। वो H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगा, ये बोलो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगा। हाइड्रोजन रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होता है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। हाँ फिर इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो P4 का निकल जाएगा। डिवाइडेड कर देंगे 6 से तो P4 का आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हाँ फिर सही बता रहे हो। फिर P4 का निकल जाएगा। हाँ, जो P4 का है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो फास्फीन का आ जाएगा, और फिर उनके स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड कर दो सबको, तो रेट आ जाएगा। जो P4 का है वही आ जाएगा। वो या वही मान लेते हैं। नहीं, ऐसे मान नहीं लेना है, उसको फार्मुलेशन करना हो। हाँ 1 है, लेकिन वो अंडरस्टूड नहीं करना है। अगर आपसे कोई पूछा कि 2 2 जा कितना होता है, अब आप चुप हैं, बोलो। नहीं, मेरा बात नहीं समझे मेरा बात नहीं समझे। मतलब अब हम कह रहे हैं कि 2 2 जा कितना होता है, तो चुप है। अब मैंने कहा कि भाई बता दो, तो सर क्या बता दूं, तो अंडरस्टूड है। 4 ही तो होता है, अंडरस्टूड। इतना तो आप पढ़े ही होंगे, है ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। वो जैसे पुराने जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी ना, कि आगे क्या लिखूं, लास्ट में लिखा जाता था, मैं भी लिखता था। हाँ, आगे क्या लिखूं, आप खुद ही समझदार हैं। जैसे वो इनलैंड लेटर जाता था, अब पहले ये सब थोड़ी था, कुछ नहीं था, ना पीसीओ था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, लेटरबाजी होती थी। यहाँ से लेटर लिखता था तो घर हमारे 15 दिन पहुँचता था। एक दिन तो पढ़ाई उसकी होती थी, और उसके बाद फिर उस पर मंथन होता था, और फिर उसको वापस भेजा जाता था जवाब लिख के, तो वो 15 दिन बाद आता था। तो मतलब अगर किसी के घर में आग लगी हो तो सब कुछ होने के बाद ही पता लगता था। वो आजकल थोड़ी है, आजकल क्या है, हाँ मामा उनसे लड़ाई हो गई, तो अच्छा अब टेंशन तो हो गया, तुम क्या किए? कुछ नहीं, बस हम भी 2-4 थप्पड़ मार दिए। तो यार गलत किए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। टेंशन तो आपको हो गया। फिर थोड़ी देर बाद आया, मामा अंदर हैं, पहुंच गए अंदर, पुलिस आई पकड़ ले गई। अब चलो, अब तुम यहां बैठे हो, वहां है, कितना टेंशन है। पहले कुछ पता नहीं चलता था, सुकून रहता था।
हो गया। जाने के बाद पता लगता है इतने लोग लुढ़क गए, इतने लोग आ गए, कम बैक। ये होता था। खैर, तो समझ में आए। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो माइनस ds2 बाई dt। देखो ध्यान से, यहां पे अभी इसका मोल कुछ यूज नहीं करना है, कोई यूजिंग नहीं है, तो -8 - 10 बाई 10 मिनट ये आया, तो आ गया आपका 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट, ये स्पीड आ गई। अब हाइड्रोजन की स्पीड तो आ गई, अब हमें इसको निकालना है, तो इसकी स्पीड हाइड्रोजन का 1/6 है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फास्फोरस, तो 1/6 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑलरेडी पता है 0.2, तो 0.2/6, तो कितना आ जाएगा 0.033, ये आ जाएगा 0.033 मोल पर लीटर पर मिनट, सही है। और अब हमको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फास्फीन pH3, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फास्फीन कैसे निकालेंगे बताओ। अब तुम्हारे पास दो स्पीड है, इससे तुलना करोगे 4/6 टाइम है, इससे तुलना करोगे 4 टाइम्स है ना, इसका 4 टाइम है, इसका 4/6 टाइम है, तो चलो इसे निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फास्फोरस, तो कितना आया 4 इंटू 0.033, तो बोलो कितना आएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 13, तो 0.132 मोल पर लीटर पर मिनट। अब देखो, एक का आया स्पीड 0.2, एक की स्पीड आई 0.033, एक की स्पीड आई 0.132, सब अलग अलग है, ये इंडिविजुअल स्पीड है। और लेकिन हमसे कहा है कि आल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब हमें अगर इससे निकालना है तो इसको 6 से डिवाइड करो, इससे निकालना है तो 1 से डिवाइड करो, इससे निकालना है तो आप 4 से डिवाइड करो, तो स्पीड इक्वल हो जाएगी। तो चलो हम एक से निकाल दे रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फास्फोरस बाई 1, तो आ गया 0.033 बाई 1, मतलब 0.033 मोल पर लीटर पर मिनट, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सबको। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मोल है इसका यूज आपको तब करना है जब आप उसको किसी दूसरे से इक्वेट कर रहे हो। आप हाइड्रोजन को यहाँ पे फास्फोरस को आप हाइड्रोजन से इक्वेट कर रहे हो तो मोल का यूज हुआ 1/ रेसिप्रोकल। फास्फीन को आप फास्फोरस इक्वेट कर रहे हो तब मोल का यूज हुआ। तो यहाँ पर आपको मोल का यूज तभी करना है जब आप उसको एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे से इक्वेट करेंगे, तब आपको देखना है कि हमारी स्पीड ए है तो उसकी स्पीड क्या होगी। और ओवरऑल स्पीड निकालना है पूरे रिएक्शन का, तो सबकी जो इंडिविजुअल स्पीड है उन्हीं के मोल से उनको डिवाइड कर दो, उन्हीं के मोल से, तो जो आपका स्पीड आएगा दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन ये बन जाती है कि इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये था टोटल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा इसमें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट बताओ कैसे निकालोगे। कंसंट्रेशन चेंज है और अपॉन टाइम है, तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट हो और जो टाइम की यूनिट हो वही आपको लिख देना है। जैसे कंसंट्रेशन की यूनिट यहाँ क्या आ रही है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट मिनट में दिया है तो मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये आपका जो है स्पीड क्या यूनिट हो जाए। जो स्पीड की यूनिट जैसे निकालते हो वैसे वहां निकालना है। वहां डिस्टेंस निकालते हो, कहते हो किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वहां आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। और यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, मोल पर लीटर चेंज हो रहा है, मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मोल पर लीटर के हिसाब से इसको बताना है। तो ये था हमारा जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला। अब हमको देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। यहाँ पर
इसको हम बताते हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और सबको मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी जो भाई बहन लोग हैं उनको बता देना कि ये चैप्टर भी आपका प्री बोर्ड में आएगा, फुल सिलेबस आएगा, ठीक है, फुल सिलेबस आएगा, तो आपको सारा पढ़ना है। चलो देखो यहां पे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। एक होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइप्स का होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इन अ टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल में जो स्पीड आप निकालते हो उसको एवरेज बोलते हैं। इंस्टैंटेनियस क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या मोमेंट ऑफ टाइम। आपने कहीं पे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा है? यस या नो? कहां देखा है? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहीं आप देखे हो? या इंस्टैंटेनियस स्पीड कहीं देखे हो? कहां? भैया आपके गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड ही तो बताता है। हर सेकंड आप देखते हो, बाइक चलाते हो, इलेक्ट्रॉनिक बाइक आ गई, डिजिटल लगा है, हर सेकंड क्या स्पीड है, हर मोमेंट पे क्या स्पीड है, अभी क्या स्पीड है, अगले सेकंड क्या स्पीड है, हर सेकंड वो चेंज होता रहता है ना। तो जो हर सेकंड आपकी स्पीड बन रही है, हर मोमेंट पे जो आपकी स्पीड दिख रही है, उसी को इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे XYZ कोई भी व्हीकल हो, साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, सारी व्हीकल में अगर स्पीडोमीटर लगा है तो आपको इंस्टैंटेनियस स्पीड ही बताता है कि हर मोमेंट पे क्या स्पीड है। इंस्टैंटेनियस मतलब स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब क्षण, मोमेंट, एक मोमेंट पर क्या स्पीड है उसको इंस्टैंटेनियस कहते हैं। और एवरेज, जैसे मान लो कि तुम यहां से रेणुकूट गए 70 किलोमीटर, 9 बजे गए, 11 बजे पहुंच गए, 2 घंटा लगा, 70 किलोमीटर तुमने ट्रेवल किया। मैंने पूछा अच्छा भाई पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। क्या स्पीड है? कितने बजे पहुंचे? 11 बजे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? 70 किलोमीटर। तो स्पीड हमने निकाली, अच्छा ओके 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 35 किलोमीटर पर आवर है एवरेज है, क्योंकि आप एक टाइम इंटरवल ले लिए ना, 9 बजे से 11 बजे। 9 बजे पे 0 किलोमीटर था, 11 बजे 70 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा 2 आवर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 70 किलोमीटर, 70/2 आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये है एवरेज। और जब तुम बस में बैठे थे, जा रहे थे, उसी समय आपको फोन करता, हाँ जी कहाँ हो? बस में है। बताओ ड्राइवर को वहाँ देख के बताओ क्या स्पीड है? तो कह रहे हैं सर 65 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है। तो दैट इज इंस्टैंटेनियस। फिर 1 मिनट बाद हमने फोन किया, हाँ स्पीड बताओ। सर अभी तो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। हाँ अब बताओ स्पीड। सर अभी तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। मतलब हर मोमेंट पे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप उसी मोमेंट का बता रहे हैं, तो है इंस्टैंटेनियस। और जबकि ओवरऑल स्पीड क्या आई? 35 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी बस 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताई वो तो एवरेज है। आप बताओ क्या यहां से लेके वहां तक 35 की स्पीड में गई है? नहीं, कहीं पर वो 60, कहीं पर 80, कहीं पे 5, कहीं पे 1, कहीं पे 10, ऐसी स्पीड चेंज होती रहती थी। वही इंस्टैंटेनियस है। तो उसी तरह से रिएक्शन में होता है कि एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लीजिए आपको रिएक्शन दिया गया ए प्लस ए से मान लीजिए आपको मिल रहा है बी, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, टाइम 0 है, यहाँ मान लो 10 मोल पर लीटर है, ये 0 है। 10 मिनट के बाद मान लो ये 2 मोल पर लीटर बन गया तो 8 बचा। 20 मिनट के बाद यहाँ 4 मोल पर लीटर बन गया तो 6 बचा। 30 मिनट के बाद यहाँ पर आपका 6 मोल पर लीटर बन गया, यहाँ पे 4 बचा एंड सो ऑन। अब हमारे पास है डेटा है, इसी को कहते हैं काइनेटिक डेटा। अब इस डेटा से हमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बस ये दोनों बता देते हैं, फिर इसको हम आज खत्म करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, देखो कैसे करना है। और ये सारा जो इसकी सेंटेंस है, इसके जो वर्डिंग है वो सब नोट्स में दिया है, नोट्स मैंने भेज दिया है, सुबह देखा कि नहीं? हाँ, नोट्स सारा भेज दिया, 4 फाइल है, चारों फाइल से आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे आप इसको निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप रिएक्टेंट की मदद से निकालते हैं, ध्यान दो, तो आप एक ग्राफ इस तरह से खींचेंगे। यहाँ पर आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, और यहाँ पे हो गया आपका टाइम टी। मान लो टाइम आपने मिनट में लिया या सेकंड में लिया, जो भी यूनिट में लिया। यहाँ 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। 0 मिनट पे 10 मोल था, 10, 8, 6, 4, 2, 0, ए है। ये है आपका रिएक्टेंट ए, ये देखो ये रिएक्टेंट ए है और ये है उसका टाइम। अब यहाँ पे टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा इस तरह से, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटेगा। अब मान लो आप कहते हो कि सर हमको 0 से 10 मिनट का स्पीड चाहिए, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो, जो इसका डिफरेंस आया दिस इज डेल्टा एक्स, और जो यहाँ टाइम का डिफरेंस आया दिस इज डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 to 10 मिनट आ जाएगा। रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। चलो इसी डेटा पे निकाल लेते हैं। यहाँ लगभग कितना होगा अभी 6 पॉइंट मान लो 6 है, तो चलो निकालते हैं। 6.6 फाइनल है ना भाई, फाइनल टाइम 10 मिनट होगा। इस इंटरवल में निकाल रहा हूं, देखो इस इंटरवल में, तो फाइनल टाइम है, फाइनल टाइम पे कंसंट्रेशन मान लो 6.6 है और इनिशियल टाइम पे 10 है, तो इस पे रखो, तो माइनस 6.6 माइनस 10 अपॉन 10, बोलो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ गया 3.4 बाई 10, तो आ गया 0.34 मोल पर लीटर पर मिनट। दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 मिनट, ये आ गया। कोई कहता नहीं हमको 0 से 20 का बताओ, ठीक है बता देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो। अब ये जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स और ये जो डिफरेंस है डेल्टा टी, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 to 20 मिनट, तो माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्टेंट का हम ले रहे हैं, फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल से कम रहेगी। देखो ये फाइनल टाइम है, फाइनल टाइम पे तुम 4 हो गए और इनिशियल टाइम पे तुम 10 थे, तो निगेटिव रहेगा ना, डिसअपियरेंस हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 माइनस 10 बाई 10, तो आपका आ गया है 0.4 मोल, नहीं 0.6 मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका आ गया 0.6 मोल पर लीटर। दिस इज 0 to 20। क्या? अच्छा सॉरी, ओके यहाँ 20 लेना, या तो कितना हो जाएगा बोलो 0.3 मोल पर लीटर पर मिनट, ये एवरेज हो गया। और अगर मान लीजिए कहता नहीं हमको 10 से 20 के बीच का चाहिए, तो 20 पे क्या है कंसंट्रेशन 4, 10 पे क्या है 6.6, तो दिस डिफरेंस बाय दिस टाइम, ये आ गया आपका एवरेज। तो टाइम इंटरवल में जो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और वो जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उसका डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज आएगा।
तो एवरेज का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल में 0 से 10 मिनट। ऐसे मान लो कोई कहता है नहीं हम जो है प्रोडक्ट की मदद से निकालेंगे, तो उसका बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो कंसंट्रेशन ऑफ बी है, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे 10, 20, 30, 40, ये टाइम हो गया मिनट में, टाइम इन मिनट, ठीक है। और ये आपका मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 मोल पर लीटर ए। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो अगर हम इसमें कहा जाए 0 से 10 बताओ, तो चलो ठीक है भाई बता देते हैं। ये देखो ये आ गया, तो यहाँ पर जो आया ये डेल्टा एक्स, और ये जो टाइम डिफरेंस आया ये डेल्टा टी। तो रेट 0 से 10 मिनट का क्या आएगा, प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब यहाँ प्लस क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि पॉजिटिव में रहेगा, 10 मिनट पे ज़्यादा है, 0 मिनट पे कम है, मतलब यहाँ फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा है, मतलब ये अपीयरेंस है। तो इस तरह से आप जो है डेटा दिया रहेगा। एग्जाम में ग्राफ आपको बनाने को नहीं आएगा, ध्यान रखना, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, ग्राफ बनाया आएगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। ग्राफ बनाने को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नोट कर लो, बट ग्राफ बनाया आएगा और उससे आपसे क्वेश्चन करेगा। तो या तो ग्राफ ऐसे बना के दे देगा या ऐसे डेटा दे देगा और कहेगा कि आप 10 से 20 मिनट के बीच का एवरेज बताओ, 20 से 30 मिनट का एवरेज बताओ, 10 से 30 मिनट का एवरेज बताओ। तो वहाँ का डेटा उठाओ, डिफरेंस निकालो, टाइम से डिवाइड करो, आ जाएगा स्पीड। इस तरह से आपको करना है। अब आते हैं इस पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो हम यही डेटा ले लेते हैं, सेम डेटा, इसी डेटा से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, सेम डेटा से। इसको मिटा दें, देखो यहां पे सेम डेटा लेते हैं। चलो बताओ, अब ए है, ध्यान से समझो, एक बार में समझ जाओगे, बस ध्यान समझो। ये रिएक्टेंट ए है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, इसको ले लेते हैं मोल पर लीटर में है रिएक्टेंट ए। ओके, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40, टाइम जो है मान लो आपका मिनट में है, टाइम इन मिनट ऐसे, ठीक है। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, यही होगा ना ग्राफ। रिएक्टेंट ए है ना भाई, यहाँ क्या लिखा है, ए लिखा है, इस पर आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए है और यहाँ टाइम है, तो टाइम के साथ ए का डिक्रीज हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो, ऐसा है मुझे 0 से 10 मिनट का स्पीड नहीं चाहिए, मुझे 0 से 20 का स्पीड नहीं चाहिए, मुझे 10 से 20 नहीं चाहिए, नो, मुझे स्पीड चाहिए 13th मिनट पे। बताओ क्या स्पीड है, 13th मिनट पर, 13th मिनट तक का स्पीड नहीं चाहिए, वर्ड पे ध्यान दो, 13 मिनट तक की स्पीड नहीं चाहिए, 13 मिनट पर क्या स्पीड है ये बताओ, दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो मान लो ये हमारा 13th मिनट है, यहां पे सपोज करो 13th मिनट है, देख रहे हो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालोगे, जहां पे मीट करेगा वहां से आपको एक टेंजेंट खींचना है, एक टेंजेंट खींचो और उस टेंजेंट को दोनों एक्सिस पे ले जाओ, जहां जा रहे हैं जाने दो, ये देखो, वहां से एक आपको टेंजेंट खींचना है, समझ में आया। जहां पे जिसकी भी स्पीड निकालना है, यहां निकालना है, यहां से एक टेंजेंट खींचो, यहां निकालना है, यहां से एक टेंजेंट खींचो, हर पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा, ये तुम्हें पता है। तो यहां पे टेंजेंट बन गया। अब ये जो डिफरेंस आएगा यहां से, इसको हटा दें यहां से, ये जो डिफरेंस आएगा दिस से यहां तक, ये होगा आपका डेल्टा एक्स, और यहां से इस पॉइंट तक जो टाइम आ रहा है यहां पर जहां पर मीट किया, ये आपका बनेगा डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑन 13th मिनट, अब देखो यहां मैं रेंज नहीं लिख रहा हूं, 13th मिनट लिख रहा हूं, तो माइनस डी एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो माइनस, चलो इसको निकाल ही लेते हैं, फाइनल टाइम ए है तो इस पर कितना है 0, माइनस इनिशियल टाइम 0 है तो इस पर कितना है मान लो 6.4, अपॉन टाइम कितना लगा मान लो 35, तो 35 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही स्पीड हो गया। नहीं समझे, फाइनल टाइम पे कंसंट्रेशन 0 है और इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन है, तो दिस इज द
चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज टाइम। जहां से भी आपको निकालना है वहां से एक टेंजेंट खींचो, ये डेल्टा एक्स होगा, ये डेल्टा टी होगा डिफरेंस, और उससे आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड आपको मिल जाएगी। समझे मेरी बात? अब इसी को हम यहां पर इसी ग्राफ में ले लेते हैं, ग्राफ अलग से नहीं बनाते हैं। चलो मान लो ए है, ए कहानी है, हमसे कहा गया यहां पे 13 मिनट का निकालो, प्रोडक्ट से यहां प्रोडक्ट ले लिया, ये रिएक्टेंट से निकाला मैंने इंस्टेंटेनियस, ये जो निकाल रहा हूं क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके पहले जो था ग्राफ वो किसका था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालोगे तो यहां पर भी चलो हम 13 मिनट पे निकालते हैं। क्या करें बोलो? यहां से एक परपेंडिकुलर डालो कर्व पे, यहां आया, यहां से एक टेंजेंट खींचो, ये देखो एक टेंजेंट खींच दिया हमने। अब इस टेंजेंट की प्रॉब्लम ये है कि ये टेंजेंट तो इस एक्सिस पे आ जाएगा, टच कर जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? तो ये जो टेंजेंट यहां खींचा गया, ये जो टेंजेंट यहां खींचा गया, इसको आप इधर मत मिलाओ, इसको एक लाइन बना दो बस। अब आप कहेंगे सर कितनी बड़ी लाइन बनाए? तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा। जहां पर ये मिले, जहां जो लाइन आपने बनाया, दोनों के एंड पॉइंट से दोनों एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। उस लाइन के, इस टेंजेंट के एंड पॉइंट से दोनों एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर डालना है, ऐसे। तो ये जो आपका आया, ये आएगा आपका, बनेगा डेल्टा एक्स, और यहां से यहां तक का ये जो टाइम है ये बनेगा डेल्टा टी। आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं, मान लो हम छोटी लाइन खींचें तो। अरे भैया तुम छोटी लाइन खींचोगे तो दोनों छोटे हो जाएंगे, बड़ी लाइन खींचोगे तो दोनों बड़े हो जाएंगे, तो रेशियो तो वही आएगा। नहीं समझे? तो उससे आप लेंथ मत जाओ कि कितनी बड़ी लाइन खींचनी है, छोटा होगा दोनों तरफ छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा दोनों तरफ बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर जो आप रेट ऑन